कल हमने इसी चैप्टर का बिल्कुल सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। आज हम उसी चैप्टर को बहुत आगे कंटिन्यू करेंगे, एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं होगा। ओके, तो कल हमने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कल हमने एक नॉर्मल सा पढ़ा था, रिप्रोडक्शन है क्या है, क्यों है, कैसे होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं रिप्रोडक्शन को, वेरिएशन, इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था दो मेजर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप, ठीक है। तो आज हम दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन को डिफरेंटली बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स मोस्टली और मल्टीसेलर काफी सारे ऑर्गेनिजम्स, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर लिख रखा है मैंने, होता है, ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की कल मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, जो मैं आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो मैं फिर से रिपीट करूंगी। वो मेजर या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले तो इनमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपको सबको पता है, मैंने कल ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई भी थी, मैं फिर से बता रही हूँ। जिन बच्चों का लास्ट लेक्चर मिस हो गया है, प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन उसे देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ज्यादा चीजों में डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, यानी कि कम डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है। कभी भी जब हम हायर चीजों में जाते हैं तो चीजों की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि लोअर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो इसमें भी वेरिएशन बहुत है, बट कॉम्प्लेक्सिटीज इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम है, ठीक है। पार्ट्स काफी सारे हैं, टाइप्स काफी सारे हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, काफी सारी स्पीसीज को ये कवर करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है कि ये लोअर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। सेकंड, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें मेल एंड फीमेल की कोई नीड नहीं है। सिंपल एक सिंगल हाइड्रा है, सिंगल अमीबा है, सिंगल लीशमेनिया है, सिंगल प्लाज्मोडियम है। सिंगल ही वो कैपेबल होता है डिफरेंट या न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करने में, ठीक है। तो ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड चीज क्या है, आपको पता है अगर मेल एंड फीमेल का रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहां पर फॉर्मेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की नीड नहीं है, ठीक है। यहां पर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में हम ये जानते हैं ये अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। क्यों होते हैं, जहां पर एक से ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, वहां पर वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होंगे ना। जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे, उनके जीन्स, उनके डीएनए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीजें उनमें अपने आप इन्वॉल्व होती चली जाती हैं, ठीक है। तो वहां पर वेरिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ की पहली कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, सेम होते हैं पेरेंट्स के, या इनको हम क्लोन भी बोल सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। ये इनके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम आते हैं सीधा इनके टाइप्स पर। देखिए, इनके फर्स्ट इज फिजन, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ इज रीजनरेशन एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन के बाद भी दो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट आर वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड टिश्यू कल्चर। वो हम इसको कवर करने के बाद लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजन क्या होता है। व्हाट इज फिजन, यू नो द exact or meaning of fission is, we can say that, disintegration of something. Fusion is combination of something, combining of something, or fission is known as, disintegration of something. Then when one cell get divides into two individual cells or two or more individual cells is known as fission. Here we are seeing that there are two type of fission are present, ठीक है। First is binary and other one is multiple. इतना आपको समझ में आ गया। फिजन में एक कोई सेल है, सपोज दैट दिस इज अ टाइप ऑफ सेल, this is some cell, okay, and this is get divides into two different individual cells. So this is fission. The disintegration of one parent cell into two daughter cells is known as fission, okay.
ये आपका फिजन हो गया। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। जब एक सेल, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो इसे हम बाइनरी फिजन बोल देंगे। जब एक सेल्स एक से ज्यादा सेल्स में डिवाइड होगी, मोर देन टू, then we will call it as multiple fission. ऑल राइट। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मल्टीपल फिजन करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बाइनरी फिजन करते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, आप इनको देख लीजिए। आप अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन इतना सिंपल है कि इनका ये जो फिजन हो रहा है वो काफी इजी हो जाता है, ठीक है। बाइनरी फिजन में अमीबा एंड लीशमैनिया, मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर asexual reproduction, that is budding, okay. What is budding? We all know what bud is exactly. When some bud like or an outgrowth like structure get develops on the parent plant, and finally when favorable conditions comes, it get detached from the parent or base plant. This is known as budding. This process is known as budding. This outgrowth gets separated when favorable condition comes and get developed into and separate and new individual. Okay, all right. So this is our budding. This can be seen in hydra, coral reefs, yeast, etc., etc. Okay. Now we are coming to our next part, that is fragmentation. Fragmentation, actually this fragmentation is basically found in multicellular organisms as well as which are filamentous, okay. So I have told you earlier, मैं फिर से बोल रही हूँ, जिसने भी इंट्रोडक्शन वीडियो प्रीवियसली नहीं देखा है अगर वो देख लेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने वहीं पर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, ओके। जिन्होंने नहीं देखा कोई नहीं, आप यहाँ भी समझ सकते हैं। सो फ्रेगमेंटेशन इज अकर, ओके। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है ये जिनकी बॉडी फ्रैगमेंट्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पाइरोगायरा, what is going to happen next? These fragments get separated or detached from each other and get developed into the new each every individual, okay। ये नए नए अपने फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होकर के एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऑल राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, we all know about lichens, okay, and then cyanobacteria. These are some examples commonly known as examples. Now we are moving to our next part, that is regeneration. नाम से क्लियर हो रहा है, रीजनरेशन, रीजनरेट होना, किसी चीज को बार बार बनाना। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल्स में ये कैपेसिटी होती है, बट नॉट इन ऑल सेल्स. देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स इन सम स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म which shows the capacity to regenerate. All right, regeneration में suppose that this is planaria, if we cut it into several pieces, if we are cutting it into several pieces, then each part gets developed into a separate planaria. इनकी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिनके पास एक कैपेसिटी होती है एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट करने की। ये हर किसी में नहीं पाई जाती, ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में ही पाई जाती है। फॉर एग्जांपल इन प्लैनेरिया एंड अर्थवॉर्म, ओके। आई गेस आपको क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। जो स्पोर्स होते हैं, ओके, जो स्पोर्स होते हैं पहले समझ लेते हैं ये है क्या, फिर मैं इसको आपको डिटेल में बताती हूँ। किसी किसी प्लांट्स में एक थिक मटेरियल सबस्टेंस, थिक वॉल्ड कवरिंग के अंदर कुछ स्पोर्स डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो जो स्पोर्स डेवलप्ड होते हैं वो थिक वॉल के अंदर हुए। सपोज दैट दिस इज थिक वॉल एंड दिस इज स्मॉलेस्ट टाइनी स्पोर्स। ये स्पोर्स, ये जो थिक वॉल है, ये अपने फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद, और फेवरेबल कंडीशन है क्या, मैं कई बार ये वर्ड यूज कर चुकी हूं अभी तक कि when favorable condition comes, what is the favorable condition? I guess you all must know bacteria, viruses,
and these kind of organisms need moisture as their favorable condition. Okay, मॉइस्चर चाहिए इनको, ये इनका बेसिक एलिमेंट है फेवरेबल कंडीशन के लिए. जब फेवरेबल कंडीशन आएगी इसको मॉइस्चर मिलेगा, ये ब्रेक डाउन होगी वॉल एंड दीज टाइनी स्पोर्स गेट scattered in the soil and get developed into another organism. All right, this was all about asexual type of reproduction. Okay, now I am going to explain you about variation, the most important topic of this chapter. What is variation? We are seeing that there is no variation in this asexual mode of reproduction. Okay, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स में ही ये बता दिया है कि ये क्लोन होते हैं, इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता. अब मैं वेरिएशन का इंपॉर्टेंस आपको इसको पढ़ाने के बाद बताना चाह रही थी, बिकॉज अब आपको शायद थोड़ा बेटरली क्लियर होगा. ठीक है, यहां पर आपने देखा किसी में भी कोई भी वेरिएशन नहीं है. यही तो रीजन है कि ये हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं उतनी जल्दी. हम हो चुके हैं बट ये नहीं हो पा रहे. क्यों? देयर आर नो वेरिएशन. ओके, देयर आर नो वेरिएशन. So we can see variation as a very, very, very important process of reproduction. If variation doesn't exist, the different kind of species will not get generated. Okay, so this was all about asexual reproduction and variation. Now we are going to discuss our next topic. Okay, now we are moving to our next and most important topic, that is vegetative propagation. Okay, first we are going to understand what is this. We know many plants. ठीक है, और उन बहुत सारे प्लांट्स में हमें पता है कि कभी भी जरूरी नहीं है सिर्फ रूट से ही नया प्लांट डेवलप हो. दिस इज अ डिस्टिंग्विश्ड प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट. यू नो क्या होता है, प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. वी ऑल नो दैट आर रूट, स्टेम, लीव, ओके, फ्लावर, फ्रूट, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट हैं. तो कभी कभी क्या होता है, किसी डिफरेंट पार्ट में भी ऐसी कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज आ जाती हैं कि वो नया प्लांट फॉर्म कर सकता है. ऑलराइट, तो उस पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बोल सकते हैं हम हर उस पार्ट को जिसके पास कैपेसिटी है किसी नए पार्ट को डेवलप करने की या किसी नए प्लांटलेट को डेवलप करने की. ऑलराइट, सो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? आपको पता चल गया. वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a particular part of the plant is capable in developing a new plantlet from that particular part of the plant. ऑलराइट, ये आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन है. वेजिटेटिव प्रोपागेशन में मेन, पहले मैं इसकी आपको 2-3 एडवांटेजेस बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ठीक है, तो पहले मैं इसको आपकी कुछ एडवांटेजेस बता देती हूँ. पहली एडवांटेज इसकी है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन की वजह से अगर सीडलेस प्लांट्स हैं, आपको पता है बीज नहीं होंगे. आप सोचेंगे जिस प्लांट में बीज ही नहीं है उसमें नया प्लांट कैसे हो सकता है? हो सकता है. कैसे हो सकता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन की वजह से. सपोज दैट इन रोज, जब हम गुलाब का पौधा लगाते हैं हम उसके स्टेम को कट करके दूसरी जगह लगाते हैं. आप लोगों के यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ आपने देखा भी होगा, घरों में आपके यहाँ रोजेस के प्लांट होंगे, तो वहां पर कोई बीज नहीं होता, कोई फ्रूट नहीं होता, कुछ नहीं होता. क्या होता है? स्टेम होता है. स्टेम को हम कट करते हैं, दूसरी जगह लगा देते हैं. ऑलराइट, ये इसकी पहली एडवांटेज हो गई. सेकेंड वन इज, बहुत से ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर पॉसिबल नहीं है हर तरीके के प्लांट का लगना. बिकॉज वी ऑल नो प्लांट के लिए बेस्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वी हैव हाउस, वी हैव अ होम, बट प्लांट्स हैव टू सर्वाइव इन द आउटर एनवायरमेंट थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट देयर लाइफ. तो उनके लिए एक प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस होना जरूरी है. आपको पता है हर तरीके की जमीन में या हर तरीके की सॉइल में हर तरीके का प्लांट नहीं हो सकता. उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक डिजायरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए.
तो अगर ऐसा नहीं है और आपको कोई प्लांट वहां पर चाहिए तो आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड का यूज करके उस जगह पर भी पर्टिकुलर प्लांट उगा सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, किसी पार्ट को लिया जाता है, ऑलराइट, उसको हम ग्रो करा देते हैं। सपोज दैट हम कुछ भी ले सकते हैं, स्टेम ले लिया, जैसे मैंने अभी आपको रोज का एग्जांपल दिया स्टेम का, किसी का हम बड ले सकते हैं, किसी का हम रूट ले सकते हैं, किसी का लीव्स ले सकते हैं, किसी का सीड ले सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं, what are different kinds of vegetative propagation? There are two kinds of vegetative propagation are present. First one is natural one and second one is artificial one. ठीक है, नेचुरल में आपको पता है बर्ड नेचुरली पाई जाती हैं, राइजोम्स नेचुरली पाए जाते हैं, बल्ब नेचुरली पाए जाते हैं, लीफ बर्ड पाई जाती है, एडवेंटिशियस रूट्स। आई गेस एडवेंटिशियस रूट्स वर्ड आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा नया होगा, मैं इसको 2 सेकंड में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। Adventitious roots are known as false roots. Okay, false root means आपने किसी पार्ट को लिया, suppose that you have removed outer part of the stem. This is your stem and this is your cambium portion. And we all know xylem and phloem are present in this cambium portion. और stem का main part अगर हम बोले, सबसे most important part, that is cambium, because xylem and phloem are present in this part only. So we are going to remove this excessive part of the stem, okay? And then we put some soil in here and tie it with the butter paper. Tie it with the butter paper. After some time, what we'll see? We will see that some tiny adventitious roots get developed from this part of the plant. बिकॉज आपको पता है यहाँ पर सारी नेचुरल कंडीशन जो एक प्लांटलेट को ग्रो करने के लिए चाहिए वो मिल रही है। वाटर है, हमने मॉइस्ट मिट्टी यहाँ पर डाल रखी है, हमने बटर पेपर से कवर कर रखा है, इसको यहाँ से सारे न्यूट्रिएंट ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। तो यहाँ पर तो सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस वैसी ही बन गई ना जैसी होनी चाहिए। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमें छोटी छोटी सी बिल्कुल न्यू रूट्स दिखाई पड़ती हैं। देन व्हाट विल डू, हम यहाँ से कट करके, तो ये जो नई रूट निकली ये नेचुरली तो नहीं निकली है, नेचुरली, बट इसे हमने कराया है। सो दीज आर नोन एज फॉल्स रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स, ऑल राइट, आई गेट। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला है आपका बड, जैसे पोटैटो में फॉर एग्जाम्पल, राइजोम फॉर एग्जाम्पल इन जिंजर अदरक, बल्ब फॉर एग्जाम्पल इन अनियन, लीफ बड फॉर एग्जाम्पल इन ब्रायोफिलम एंड एडवेंटिशियस फॉर एग्जाम्पल इन डहेलिया। आपने देखा होगा, अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ इन एग्जाम्पल्स को। आप सबको पता है पोटैटो के ऊपर, आप सबने आलू देख रखा होगा अपने घर पर, छोटी छोटी सी आइज डेवलप हो जाती हैं उनमें, दोज आर बड्स, ओके। तो उन बड्स को अगर हम ले करके खेत में डाल देते हैं, उसे अगर हम सो कर देते हैं तो हमें वहां से नया पोटैटो मिल सकता है, ओके। सो इस एग्जाम्पल का मतलब ये है। नेक्स्ट है राइजोम। आपको पता है जिंजर के जो उबड़ खाबड़ टुकड़े होते हैं उसके, सो दैट आर जिंजर्स राइजोम्स। अगर हम उन्हें लगा देते हैं तो हमें नया जिंजर का प्लांट मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज बल्ब। ऊपर का छोटा सा हिस्सा अनियन का, अगर वो सबसे आउटर ग्रोथ जो होती है, अगर उसे हम लगा देते हैं तो हमें नया अनियन प्लांट मिल सकता है, ऑलराइट। लीफ बड, लीफ बड व्हाट इज, suppose that this is a bryophyllum leaf and their tiny leaves get developed, we can say it as leaf bud, because we know every outer growth in any part of the plant is known as bud, and because it is a leaf in bryophyllum, there is only leaf, it is a leafy plant, so we can call it as leaf bud, all right. So in bryophyllum we pick up these leaf buds and we can sow it, और हमें बहुत ही आसानी से एक नया ब्रायोफिलम का पौधा मिल जाता है, ऑल राइट। नाउ एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स मैंने आपको बता दिया, डहेलिया के पौधे में इसी तरह की छोटी छोटी टाइनी सी फॉल्स रूट्स डेवलप हो जाती हैं। और अब आपको अगर रूट्स मिल गई, एक कंप्लीट प्लांटलेट मिल गया, रूट, स्टेम, लीव्स, व्हाटएवर, तो ये आप अगर नई जगह पर लगा देते हैं तो आपको एक
छोटे से पौधे से बड़ा सा पौधा प्लांट मिल जाता है। ऑलराइट, तो आई गेस ए नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन आप सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अभी हम मूव करते हैं आर्टिफिशियल पे, ठीक है। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल से आपको समझ में आ गया होगा, ये कंप्लीटली मैन मेड है। क्या है ये? मैन मेड है। ये तो नेचुरल है ही। मैन मेड में क्या होता है, अपनी सुविधा के अनुसार, मार्केटिंग पर्पस वी कैन से दैट, और कॉमर्शियल पर्पसेस वी कैन से दैट, वी परफॉर्म दिस आर्टिफिशियल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें दो मेजर तरीकों से वेजिटेटिव प्रोपागेशन को कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहला है लेयरिंग एंड द नेक्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग। लेयरिंग के भी दो सब पार्ट्स होते हैं, सब डिवीजन होते हैं, जैसा कि मैंने यहां लिख रखा है। फर्स्ट वन इज एयर लेयरिंग एंड सेकेंड वन इज माउंड लेयरिंग। ऑलराइट, आपको कहीं पर भी ऐसा लगे, कुछ आपको नए एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने को मिले या कुछ भी ऐसा, तो आप वीडियो पॉज करके उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नोट डाउन करने से अच्छा है अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहीं पर सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक्स हैं बिल्कुल एनसीईआरटी के। अगर आपने जितना मैं बता रही हूँ उतना पढ़ लिया तो एनसीईआरटी आपकी पूरी की पूरी यहीं कवर हो जाएगी। एज वेल एज कुछ पॉइंट्स मैंने बाहर के भी इंक्लूड किए हैं, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर ये लेक्चर आप कवर कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, फर्स्ट वन इज एयर लेयरिंग। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो काफी बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल पीपल, बैनियन, बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जो बहुत बड़े होते हैं साइज में। बड़े होने के साथ साथ उनके पार्ट्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्टिफ या टफ होते हैं, ठीक है। तो उन पार्ट्स को बेंड करना या उन्हें मोड़ना उतना इजी नहीं होता है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स। उनमें ये चीज थोड़ा सा इजी होती है। वहीं अगर हम बड़े प्लांट ले तो उनमें थोड़ा सा टफ पड़ती, थोड़ा क्या बहुत टफ पड़ती है, बिकॉज अगर हम उसे बेंड करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर जगह से ब्रेक हो जाएगा। ओके, बट हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट से नया प्लांट डेवलप करना है। ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे। तो उस चेंज को करने के लिए सपोज दैट कोई बड़ा सा प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल अ बैनियन ट्री। ओके, वी आर टेकिंग अ सिंपल ब्रांच ऑफ बैनियन ट्री, ठीक है, जो कि काफी थिक होगी, आप सबने देख रखी होगी, काफी थिक होती है वो। तो इसको इजीली बेंड करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम उसे जबरदस्ती बेंड करेंगे वो उस पर्टिकुलर जगह से ब्रेक डाउन हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करना है। ऑब्वियसली हमने क्या किया, इसको अभी जो मैंने लास्ट 2-3 मिनट पहले जो एक प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया था, एक्चुअली दैट वन इज वेरी सिमिलर टू दिस एंड दिस वन, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका हम एक्सेसिव पार्ट ऑफ जो स्टेम है उसे हम रिमूव आउट कर देंगे। ओके, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सिर्फ आपका कैम्बियम। ये क्या है, एक्सेसिव पार्ट ऑफ स्टेम। ओके, फिर हमने यहां पर इंक्लूड किया क्या, मॉइस्ट सॉइल। क्या हमने यहां पर इंक्लूड किया, मॉइस्ट सॉइल। इसको हमने टाई अप किया, इसको हमने एक्चुअली मैं इसे दूसरे मार्कर से लिख दे रही हूं। This is excessive part of stem. All right, this is excessive part of stem. This one is butter paper. बटर पेपर आप समझ सकते हैं टिश्यू पेपर के ही जैसा होता है। इसे हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम इसे किसी पॉलिथीन से बांध देंगे तो यहाँ पर एयर पास नहीं होगी। अगर एयर पास नहीं होगी तो प्लांट को डेवलप होने के लिए प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिलेंगी, और यहाँ पर जो एडवेंटिशियस रूट्स हमें चाहिए जिससे हम नया प्लांट बना सकते हैं वो हमें नहीं मिलेंगी अल्टीमेटली, ठीक है। तो दिस इज बटर पेपर एंड दिस टाइनी पार्टिकल्स, these tiny particles are of moist
soil. All right, this is cambium in which xylem and phloem, or we can say that vascular tissues are present. ठीक है, इसे हमने ब्रांच पौधे पर ही है, ब्रांच आपकी बैनियन ट्री पर ही है, हमने वहां पर ऐसा करा दिया है. आफ्टर सम टाइम्स हमें यहाँ पर एडवेंटिशियस, अपनी डिजायर्ड एडवेंटिशियस रूट्स मिल जाएंगी. हम यहां से इसको कट कर देंगे और इस यहां से कट करके इसको लगा देंगे और हमें कुछ समय बाद एक नया बैनियन ट्री इसी पुराने बैनियन ट्री से मिल जाएगा. किस प्रोसेस के थ्रू? वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल, देन एयर लेयरिंग. ओके, एयर लेयरिंग नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि इन ब्रांचेस को हम बेंड नहीं कर सकते, इसे हमें कराने के लिए एयर में ही कराना पड़ेगा. ठीक है, आई गेस आप सबको समझ में आ गया होगा. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट अवर माउंड लेयरिंग. माउंड वी कैन से दैट, आप समझने के लिए इसको माउंड से ग्राउंड भी समझ सकते हो, ग्राउंड लेयरिंग. ऑल राइट, देखिए एयर लेयरिंग और ग्राउंड लेयरिंग बिल्कुल ही सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें हम ब्रांचेस को हवा में ही रहने देते हैं क्योंकि ये प्लांट काफी स्टिफ होते हैं. वहीं पर माउंड लेयरिंग में हम छोटे प्लांट्स लेते हैं. आपको मालूम है छोटे प्लांट्स की ब्रांचेस को हम इजीली, स्टेम को इजीली बेंड करके वहीं के मिट्टी में आराम से ये प्रोसेस को कंडक्ट करा सकते हैं. सपोज दैट this one is some plant. We can pick this particular branch of plant, we can bend it here and अब आपको पता है इसे हमने ग्राउंड में ऐसे बेंड करके लगा दिया है. यहां पर मॉइस्ट सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है बिकॉज दिस इज अ ग्राउंड पोर्शन. यहां पर मॉइस्ट सॉइल प्रेजेंट है. कुछ टाइम बाद एंड हमने एक चीज और की है जो यहां पर की थी. क्या किया था हमने यहाँ पर एक्सेसिव पार्ट ऑफ सिस्टम को रिमूव कर दिया था. अगर आप एक्सेसिव पार्ट को रिमूव नहीं करेंगे तो वहां पर हमें एडवेंटिशियस रूट्स नहीं मिलेंगी. तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सेसिव पार्ट ऑफ सिस्टम को कट आउट कर दें, रिमूव आउट कर दें. ठीक है, तो यहां पर भी हमने एक्सेसिव पार्ट को कट कर दिया. सपोज दैट दिस इज स्टेम एंड हमने ये एक्सेसिव पार्ट को निकाल दिया है. सिर्फ कैम्बियम यहां से जा रहा है. कुछ टाइम बाद हम देखेंगे यहां पर हमें हल्की हल्की सी एडवेंटिशियस रूट्स का डेवलपमेंट दिखेगा. फिर हम क्या करेंगे, यहां से इसको कट कर देंगे और हमें एक प्लांट से दो प्लांट्स इजीली मिल जाएंगे. ऑल राइट, सो दिस वन इज माउंड लेयरिंग. एयर लेयरिंग में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. सम कॉमनली नोन एग्जाम्पल्स आर रबर प्लांट. यू ऑल नो अबाउट रबर प्लांट, आई नो दैट. मैग्नोलिया इज अ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट जिसमें कि एयर लेयरिंग प्रोसेस कराई जाती है. ऑल राइट, नाउ इन माउंड लेयरिंग एप्पल रूट स्टॉक एंड क्विंस, दीज आर सम प्लांट्स जिसमें लेयरिंग की प्रोसेस कंडक्ट कराई जाती है. नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट आर्टिफिशियल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन and the last one, that is grafting. All right, what grafting is? Grafting is also a type of vegetative propagation. In this, two basic organs are required, or two basic terms you have to know about are stalk and scion. The base part, अभी हम जब एयर लेयरिंग करा रहे थे या माउंड लेयरिंग करा रहे थे, हमने देखा हम सिर्फ एक ही प्लांट की ब्रांच को ले रहे थे, मीडियम बना रहे थे. बट ग्राफ्टिंग में क्या है, हम दो प्लांट को ले सकते हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स को हम ले सकते हैं किसी थर्ड टाइप ऑफ प्लांट को अपने डिजायर्ड प्लांट को बनाने के लिए. सपोज दैट it is most commonly type of vegetative propagation in mangoes. You all have eaten different varieties of mangoes. So कैसे बनती हैं वो, उसमें एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी ग्राफ्टिंग. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बेस होता है जिसे हम बोलते हैं स्टॉक एंड द अपर पार्ट इज नोन एज सियॉन. ऑल राइट, what we are going to do here,
अगर हम इन दोनों पार्ट्स को लैटरली कट करेंगे और ज्वाइन करेंगे तो ये उतना एफिशिएंटली ज्वाइन नहीं हो पाएगा। हम क्या करते हैं, वी कट इट इन दिस मैनर, दिस, एंड देन गेट ज्वाइन, एंड दैट हम इसे यहां से टाई अप कर देते हैं। और आफ्टर सम टाइम्स these both stalk and scion get attached to each other. Why? Because these cambium, these xylem phloem tubes get joined with each other after some time. Okay, so grafting के benefits क्या हैं? हमें दो डिफरेंट वैरायटी से एक तीसरी डिफरेंट वैरायटी मिल सकती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डिजायर्ड कैरेक्टर्स पा सकते हैं। अगर हमें दो कोई टाइप के मैंगो के प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं एंड वी वांट सम मोर वैरायटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैंगो, तो हमें क्या करना है, कोई भी दो अपनी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लांट्स को लेना है, उन्हें ज्वाइन कर देना है और हमें नया वैरायटी मिल जाएगा। मैंगो के साथ साथ लेमन्स, ग्रेप्स, इन सब में भी ग्राफ्टिंग कराई जाती है, पाई जाती है। ऑलराइट, आई गेस आपको ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, बट कुछ अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप जो मैंने बताए थे वो एनसीईआरटीज में नहीं मेंशन है। सपोज दैट पोर फॉर्मेशन इज नॉट इन योर एनसीईआरटीज, बट इट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग एंड दैट्स व्हाई मैंने आपको समझा दिया था। आप उसे कहीं आपने अगर यहाँ नोट डाउन किया है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लास्ट लेक्चर में भी आपको मिल जाएगा, इस लेक्चर में भी आपको वो कंप्लीटली मिल जाएगा, आप उसे पढ़िए। अब एक लास्ट बचता है, लास्ट वन इज टिश्यू कल्चर। आई गेस आप सबने सुन रखा होगा अबाउट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक, यू नो, टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले मैं आपको ये बता दूं, इनमें क्या होता है, प्लांट के किसी पार्ट को, ओके, प्लांट के किसी, मैं आपको ब्रीफली पहले बता दूं फिर मैं आपको बोर्ड पर समझा देती हूँ। प्लांट जो है, वी ऑल नो what is the sequence of developing an organism or a plant. What is the sequence here? That is cell, tissue, organ system, and then organism. All right, so we took some living tissues of any particular kind of plant, okay, suppose that we took some living tissue of any plant, any type of plant, फिर हमने उसे किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया। ऑलराइट, उस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होगा, वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे जो आर्टिफिशियली किसी प्लांट को ग्रो कराने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हमने उसे उस टिश्यू को किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर सम टाइम उसमें उसकी सेल्स क्या होंगी, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगी, सारी सेल्स अपने आप को बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगी। उसके बाद उनमें छोटी छोटी सी, जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे नंबर्स में सेल जब डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी, तब उसे हम ला करके नेचुरल एनवायरनमेंट में लगा देंगे, उससे हमें एक नया प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर भी हमें एक छोटे से पार्ट से एक नया प्लांट का डेवलपमेंट होता दिख रहा है, ठीक है। तो इसे भी हम रखेंगे एसेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन में। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, टिश्यू कल्चर में एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जो काफी ज्यादा पूछा भी जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज कैलस। व्हाट इज कैलस, जब हम टिश्यू को निकालते हैं उसके बाद जब सेल्स अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं तो वो एक ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ऑलराइट, तो दोज ग्रुप ऑफ सेल आर नोन एज कैलस। अगर एक लाइन में, एक सेंटेंस में मैं डिफाइन करना चाहूं आपको, दैट व्हाट इज कैलस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ऑलराइट, वो जो सेल का गुच्छा,
जो बन जाता है जब हम टिश्यू कल्चर की प्रोसेस को कंडक्ट कराते हैं इज नोन एज कैलस, ठीक है। टिश्यू कल्चर आज की डेट में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज की जाने वाली टेक्निक है। वी ऑल नो हमारे पास जो एरिया है फॉर एग्रीकल्चर बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। आई एम नॉट जस्ट आस्किंग अबाउट आवर इंडिया, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ओवरऑल वर्ल्ड, ठीक है, कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बट एरिया तो हमारे पास उतना ही है। तो इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। उसी तरीके से टिश्यू कल्चर की टेक्निक भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेक्निक है आज की डेट में, बिकॉज इट हैज सेवरल एडवांटेजेस। सपोज दैट हमें बहुत ही कम टाइम में बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्लांट चाहिए तो हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर हमें बहुत ही एक डिजायर्ड स्पेसी चाहिए तब हम इसका यूज कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जितनी भी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो हम आर्टिफिशियली कंडक्ट कराते हैं, ऑब्वियसली वो इन कंपैरिजन टू नेचुरल प्रोसेस बहुत ही फास्ट अकरिंग प्रोसेस होती है। तो जहां किसी प्लांट को कंप्लीटली डेवलप होने में 4 से 6 मंथ्स लग जाते हैं, यहाँ पर वो प्रोसेस काफी फास्टली हो सकती है। तो कम टाइम में हम लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दैट is the basic advantages of these artificial kind of vegetative propagation, tissue culture or anything. All right, I guess ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का ये पार्ट पूरा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कवर हो चुका है। अब मैं जब भी नेक्स्ट क्लास लूंगी, मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में विद डिटेल बताऊंगी। तब तक आपको क्या करना है, आपको आपकी एनसीईआरटी उठानी है, क्योंकि बेसिक है एनसीईआरटी, आप उसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आप उससे पढ़िए। इसमें आपको जो भी चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हर एक चीज मैंने कवर कर दी है। आई होप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। ओके, बाय देन।